वॉयेजर नासा के इतिहास का एक ऐसा मिशन जिस पर काम करते हुए वैज्ञानिकों की 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, मगर ये मिशन है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर आप भी मेरी तरह अंतरिक्ष विज्ञान में खासा दिलचस्पी रखते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने इस लेजेंडरी मिशन का नाम न सुना हो। 46 सालों पहले पृथ्वी को छोड़कर इस अनंत ब्रह्मांड की सैर पर निकला ये स्पेसक्राफ्ट आज इतना दूर जा पहुंचा है कि इससे आने वाले सिग्नल्स को भी हम तक पहुंचने में करीब 20 घंटों का वक्त लग जाता है, और वो भी तब जब वो सिग्नल्स स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। पृथ्वी और इस स्पेसक्राफ्ट के बीच इन इंतहाई दूरियों के बावजूद भी हम आज तक इनसे संपर्क बनाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि इन स्पेसक्राफ्ट्स की एनर्जी को सेव रखने के लिए इनके बहुत से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और पेलोड्स को शट डाउन कर दिया गया है, मगर आज भी हमें इनसे निरंतर सिग्नल मिल रहे हैं और इस अनंत ब्रह्मांड के लिए मानव जाति का ये संदेशवाहक आगे बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में इस स्पेसक्राफ्ट से वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सिग्नल्स प्राप्त हुए हैं जिन्होंने उनकी रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। इन अजीबोगरीब सिग्नल्स में कुछ तो ऐसा है जो वैज्ञानिकों को सर खुजलाने पर मजबूर कर रहा है। क्या वाकई ये स्पेसक्राफ्ट सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद किसी एलियन बस्ती के पास जा पहुंचा है, या फिर इसमें कोई ऐसी गड़बड़ आ चुकी है जो इस मिशन को इसके अंत की ओर ढकेल रही है? वॉयेजर से हासिल हुए पूरे डेटा का एनालिसिस देखने के लिए और इस काले अंतरिक्ष की सच्चाई से वाकिफ होने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। इंसानी इतिहास में अब तक वॉयेजर ही वो एकमात्र स्पेसक्राफ्ट हैं जिन्होंने सौरमंडल की सीमाओं को लांघकर इंटरस्टेलर स्पेस तक अपनी पहुंच बनाई है। फिलहाल ये पृथ्वी से 23.381 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं और निरंतर इस फासले में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इन जुड़वा स्पेसक्राफ्ट्स का लॉन्च वक्त में 46 साल पीछे सन 1977 को हुआ था। प्राइमरीली गैस जाइंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को बारीकी से स्टडी करने के मकसद से बने ये स्पेसक्राफ्ट हर कसौटी को पार करते हुए आज एक इंटरप्लेनेटरी रिसर्च मिशन से कहीं ज्यादा बढ़कर एक इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट बन चुके हैं। 5 नवंबर सन 2018 ये वो तारीख थी जब फाइनली वॉयेजर 2 ने सूरज से 119 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तय करने के बाद इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा था। अब तक भी इस स्पेसक्राफ्ट में लगा मैग्नेटोमीटर और प्लाज्मा साइंस इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशनल स्टेट में था, और यही कारण था कि इस स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल के आखिरी छोर पर खड़े होकर सूर्य से निकल रही सोलर विंड्स के प्रिंट को कैप्चर किया। दरअसल ये सूरज से निकल रहे रेडिएशन का एक डीप एनालिसिस था। इसके अंतर्गत सूरज से आ रही रेडिएशन के मेकअप और पैटर्न की एक डिपिक्टिव रीडिंग कैप्चर की गई, और जब आगे यही डेटा सिग्नल्स की फॉर्म में वैज्ञानिकों को रिसीव हुआ तो उन्होंने इससे बहुत से रिसर्च पेपर्स लिखे, चाहे वो इंटरस्टेलर स्पेस के वॉइड में कॉस्मिक रेज का बिहेवियर हो या फिर सन के इफेक्टिव एरिया के एंड पर डिटेक्ट किए जाने वाले फिजिकल चेंजेस। वॉयेजर की ये ऑब्जर्वेशंस वाकई साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी से भरी पड़ी थी। इन स्टडीज के आधार पर ही हम ये समझ पाए थे कि आखिर हमारे सौरमंडल की हदें कहां तक हैं और क्या वाकई हम अपने सोलर सिस्टम को एस्केप करने में कामयाब हो गए हैं या नहीं। खैर, वॉयेजर से मिले डेटा को डीपली स्टडी करने के बाद नासा वैज्ञानिकों के एक दस्ते ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने रखी। इस रिपोर्ट में ऐसे बहुत से खुलासे किए गए जिसने हमारी सौरमंडल को लेकर समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस कड़ी में पहला खुलासा था सोलर सिस्टम के अराउंड एसएमईज की प्रेजेंस को लेकर। इनफैक्ट हमारा सूरज हर वक्त स्पेस में हीट एंड लाइट एनर्जी के साथ एक हैवी अमाउंट ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स का भी लगातार एमिशन करता रहता है। टेक्निकल टर्म्स में इसे एसएमईज यानी सोलर मास इजेक्शंस के नाम से जाना जाता है। सन से निकल रहे प्लाज्मा लंप्स के कारण आज सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज पर इसकी एक डेंस कवरिंग बन चुकी है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह है जो हमारे सोलर सिस्टम को आउटर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट करता है। ऑल्दो ये बहुत सारी कॉस्मिक रेज को सोलर सिस्टम में इनफिल्टरेट करने से भी रोकता है, बट स्टिल कुछ अमाउंट ऑफ कॉस्मिक रेज इसे पेनिट्रेट कर सौरमंडल के भीतर आने में कामयाब हो ही जाती हैं, जिन्हें अक्सर हम डिटेक्ट करते रहते हैं। एनीवेज, यहाँ मुद्दे की बात यह है कि जब वॉयेजर 2 ने सोलर सिस्टम का साथ छोड़ा और इंटरस्टेलर स्पेस से नाता जोड़ा तो कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी अपेक्षा कोई नहीं कर रहा था। दरअसल वॉयेजर ने जब इस एरिया की डिटेल्ड रीडिंग्स ली तो हमें ये मालूम पड़ा कि प्लाज्मा का ये बबल हद से ज्यादा पोरस और लीकी था। इसमें बहुत से ऐसे शैडो एरियाज या यूं कहें कि होल्स थे जिनसे होकर सन से ब्लास्ट हो रहा प्लाज्मा लीक होकर आउटर स्पेस में चला जा रहा था, और वो स्टिल वॉयेजर 2 के लिए डिटेक्टेबल था। ऑन द अदर हैंड वॉयेजर 1 भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहा था।
कॉस्मिक बबल का ये बिहेवियर किसी भी एक सर्टेन पॉइंट या एरिया तक ही सीमित नहीं था। ये डिटेक्ट करने में हमें मदद की दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स की डिफरेंट पोजीशंस ने। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने अलग अलग डायरेक्शन से इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश लिया था और यही कारण था कि वो इंटरस्टेलर मीडियम के डिफरेंट रीजन्स को एक्सप्लोर करने लगे थे। हालांकि ये बात आज तक भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर ये सोलर प्लाज्मा कैसे इस आवरण को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में डिटेक्ट हो रहा है। सोलर सिस्टम से इंटरस्टेलर स्पेस का ये ट्रांजिशन कम ड्रामेटिक नहीं था। इन हदों को पार करने से पहले वैज्ञानिकों का ये विश्वास था कि सौरमंडल के आखिरी छोर और इंटरस्टेलर स्पेस की दहलीज में कुछ खास फर्क नहीं होगा, मगर वॉयेजर ने अपनी इन फाइंडिंग से उन्हें गलत साबित कर दिया। इंटरस्टेलर स्पेस और इनर सोलर सिस्टम में एक वाइटल चेंज था प्लाज्मा की डेंसिटी। जी हाँ, वही प्लाज्मा जो कि सन की सरफेस से ब्लास्ट होकर आउटर स्पेस में रेडिएट हुआ था। आज उनसे इन दोनों ही मीडियम्स के बीच एक एक्टिव बाउंड्री क्रिएट हो गई है। वैज्ञानिकों ने जब इस रीजन में मौजूद प्लाज्मा की स्टडी की तो उन्होंने ये पाया कि इंटरस्टेलर प्लाज्मा नॉर्मल सोलर विंड के कंपैरिजन में काफी अलग ढंग से बिहेव कर रहा था। इसकी डेंसिटी सोलर प्लाज्मा के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा थी। इसका मुख्य कारण था टेम्परेचर डिफरेंस। सूरज से रेडिएट होते वक्त इस प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, करीब 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब। मगर जैसे जैसे स्पेस में ट्रेवल करते करते सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज तक पहुंचता है तो वहां पर जाकर ये काफी ठंडा पड़ जाता है। और आपको तो पता ही है कि जैसे जैसे चीजों का तापमान कम होता है वो सिकुड़ना शुरू कर देती हैं और सिकुड़ी हुई चीजें काफी ज्यादा डेंस होती हैं। इंटरस्टेलर स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्ट्रैक्टेड प्लाज्मा लंप्स इनर सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर मीडियम के बीच एक हार्श बाउंड्री को क्रिएट करते हैं। एक स्पेसिफिक रीजन के बाहर जाने के बाद इस प्लाज्मा की डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसका टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस के करीब। और यही वो मेजर फैक्टर है जो इन दोनों अलग अलग रीजन्स की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। नासा के अनुसार हीलियोपाउस एक बाउंड्री है जो सोलर विंड और इंटरस्टेलर विंड्स को सेपरेट रखती है। इन शॉर्ट, ये वो आवरण है जिसने हमारे सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से को घेरा हुआ है और इसी के चलते सोलर सिस्टम के इफेक्टिव एरिया और इंटरस्टेलर स्पेस के वॉइड के बीच बाइफर्केशन मुमकिन हो पाता है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने इन दोनों ही डिफरेंट रीजन्स को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया और वो है इन दोनों एरियाज की मैग्नेटिक फील्ड्स को लेकर। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट एक हाई प्रिसीजन और बेहद सोफिस्टिकेटेड मैग्नेटोमीटर से लैस है और जब इसी की बदौलत इन दोनों डिस्टिंक्ट रीजन्स पर एक कंपैरेटिव मैग्नेटिक फील्ड रिसर्च एस्टेब्लिश की गई तो अगेन रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। इनिशियली वैज्ञानिक ये मानते थे कि बबल के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में डिफरेंस है और इसके पीछे एक पुख्ता कारण ये भी था कि दरअसल दोनों ही स्थानों पर प्लाज्मा पार्टिकल्स की मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था, बट रियलिटी इससे पूरी तरह अलग निकली। दरअसल जब साल 2018 में वॉयेजर 2 ने सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नोटिस नहीं किया गया। यह हमारी सोच से पूरी तरह उलट था। ठीक इसी तरह साल 2012 में जब वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर मीडियम में एंटर किया था तो इसे एक संयोग मात्र मानकर छोड़ दिया गया था, मगर अब दोबारा ऐसा होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इस पर फर्दर और अधिक रिसर्च कर जब वैज्ञानिक एक कंक्लूजन पर पहुंचे तो वो दोबारा सूरज पर आकर ही अटक गए। लिहाजा आज की डेट तक ये एक रहस्य है, मगर जहां तक वैज्ञानिक इसे समझ पाए हैं इसके पीछे भी सूरज से निकल रहे प्लाज्मा शॉक वेव्स का ही हाथ है। इनफैक्ट हमारा सूरज पीरियडिकली स्पेस में प्लाज्मा की ब्लास्ट वेव्स को रिलीज करता रहता है। ये उससे निकल रहे प्लाज्मा लंप्स का ही एक बाई प्रोडक्ट है और शायद यही वो कड़ी है जो सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर मीडियम में एक मेजर डिफरेंशिएशन होने के बावजूद भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अनअफेक्टेड रखता है। होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करती हों। इनिशियली नियर बाय बाउंड्री एरियाज पर इनकी डायरेक्शन अनचेंज्ड रहती हो, मगर फर्दर आगे बढ़ने पर इनकी डायरेक्शन में एक सब्सटेंशियल ऑपोजिट चेंज देखने को मिले। और अगर ऐसा है तो फिलहाल के लिए कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल होगा। इस सच का पर्दाफाश करने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, बस उस इंतजार की इंतहा न हो जाए, कहीं ये स्पेसक्राफ्ट उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते दम न तोड़ दे। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये स्पेसक्राफ्ट हमें डीप इंटरस्टेलर स्पेस के दर्शन करा सकेगा या फिर उससे पहले ही हमारी पकड़ से बाहर निकलकर आजाद अंतरिक्ष में रवाना हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।